दोस्तों आज हम जॉन मिल्टन की फेमस पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को डिस्कस करेंगे। वैसे तो यह पोइम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह वीडियो उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाई है जो आरपीएस स्कूल लेक्चरर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में इस पोइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को कवर करते हुए वीडियो को तैयार किया है। इस वीडियो की एक एक लाइन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपको एक सेकंड के लिए भी मिस नहीं करना है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में इस पोइम की पीडीएफ की डिमांड करते हो तो इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब पोइम को शुरू करते हैं। इस पोइम को 3 टाइटल से जाना जाता है। इसका पहला टाइटल है सोनेट 19, दूसरा टाइटल है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट और इसका तीसरा टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इन टाइटल्स के पीछे की कहानी ये है कि जॉन मिल्टन ने इस सोनेट को सोनेट 19 टाइटल दिया था, जो वास्तव में कोई टाइटल नहीं था, एक नंबर ही था जो मिल्टन ने खुद ही दिया था। इसलिए ये पोइम सोनेट 19 से जाना जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये सोनेट मिल्टन के अन्य सोनेट्स के साथ पोइम्स नाम की जिस बुक में पहली बार 1673 में पब्लिश हुआ था उसमें इसका टाइटल सोनेट 16 था। यानी सोनेट 19 टाइटल मिल्टन ने दिया था और सोनेट 16 पब्लिशर ने दिया था। इसका दूसरा टाइटल व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इसलिए पॉपुलर हो गया क्योंकि ये इस पोइम की फर्स्ट लाइन है। इसके तीसरे टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लगभग एक सेंचुरी के बाद 1761 में मिल्टन के एक पोइट्री कलेक्शन में एक बिशप थॉमस न्यूटन ने दिया था। यह बिशप एक ऑथर भी था। इन्होंने ही इस पोइम को ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल दिया था, इसलिए इस टाइटल में हिज है। अगर मिल्टन ने खुद दिया होता तो शायद इसका टाइटल ऑन माई ब्लाइंडनेस होता। और अब ये पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल से ही जानी जाती है। यह पोइम एक पेट्रार्कन सोनेट है, यानी ये 8 लाइन्स के एक ऑक्टेव व 6 लाइन्स के एक सेस्टेट में डिवाइडेड है। इस पोइम में आयम्बिक पेंटामीटर को काम में लिया गया है और इसकी राइम स्कीम है ABBA ABBA CDE CDE। जॉन मिल्टन का बर्थ 1608 में हुआ था और 1652 में मिल्टन बिल्कुल अंधे हो चुके थे। इस समय वे 44 ईयर्स के थे और अपने अंधे होने के बाद ही उन्होंने यह पोइम 1652 व 1655 के बीच में लिखी थी, लेकिन यह एक अनुमान मात्र है, इसलिए ये एग्ज़ाम में शायद ही पूछा जा सकता है। अमूमन इंसान की उम्र 100 वर्ष तक मानी जाती है, इसलिए मिल्टन मानता था कि वह अपनी आधी जिंदगी पूरी करने से पहले ही अंधा हो गया। इस पोइम के माध्यम से पोइट जॉन मिल्टन एक अंधे व्यक्ति के रूप में खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो दोस्तों ये था इस पोइम का इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ एनालिसिस। अब इस पोइम को डिस्कस करेंगे। ये है इस पोइम का ऑक्टेव पार्ट, तो शुरू करते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। इस लाइन में पोइट कहता है कि जब भी मैं विचार करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे खर्च हो गई। यहाँ कंसीडर का मतलब है विचार करना व लाइट का मतलब विजन, आई साइट यानी आंखों की रोशनी। इस लाइन में पोइट ने पन को काम में लिया है। यहाँ इस लाइन में एक वर्ड आया है लाइट, जिसका डबल मीनिंग में प्रयोग किया गया है। यहाँ ये शब्द 2 अर्थ रखते हैं। इसका एक अर्थ तो विजन है यानी आंखों की रोशनी, दूसरा ये शब्द यहाँ लाइफ के लिए भी आया है। इस प्रकार से इस लाइन का एक मीनिंग ये भी है कि पोइट विचार करता है कि उसका जीवन कैसे खर्च हो गया, अर्थात पोइट का ऐसा मानना है कि उसने अंधे होने से पहले का अपना जीवन यूं ही खर्च कर दिया। आगे कहता है एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। इस अंधकार से भरी और बड़ी दुनिया में मेरे जीवन की आधी उम्र बिताने से पहले ही, अर्थात पोइट कहना चाहते हैं कि जब भी मैं विचार करता हूँ कि इस अंधकार से भरी और बड़ी दुनिया में मेरे जीवन की आधी उम्र बिताने से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। यहाँ पोइट ने इस दुनिया को डार्क एंड वाइड बताया है। पोइट के अंधा होने के कारण अब उसे यह दुनिया अंधकार में दिखने लगी है। अब वो उसे वाइड यानी बड़ी भी दिखने लगी है। यहाँ एयर का मतलब बिफोर यानी पहले, और माई डेज से मतलब है माई लाइफ, और डार्क वर्ल्ड एंड वाइड से मतलब है डार्क एंड वाइड वर्ल्ड, अर्थात अंधकार और बड़ी दुनिया। यहाँ वाइड और डार्क दोनों वर्ल्ड के ही एडजेक्टिव है। इस लाइन में पोइट ने डेज इन दिस डार्क और वर्ल्ड एंड वाइड में एलिटेशन को भी काम में लिया है। आगे कहता है
एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस। और जब भी मैं विचार करता हूँ कि मेरा एक टैलेंट जिसे कि मैंने छिपाकर उसकी डेथ कर दी है, यानी उसे नष्ट कर दिया है, और जो मेरे पास अब यूजलेस ही पड़ा हुआ है, अब मेरे पास इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इन लाइन से अभिप्राय है कि पोइट के पास एक पोइट्री राइटिंग का जो टैलेंट है, जो प्रतिभा थी, उसको उसने काम में नहीं लिया, उसको छिपा कर रखा, और अब उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी है। अब वो पोइट्री राइटिंग नहीं कर सकता, इसलिए अब वो पोइट्री राइटिंग का जो टैलेंट उसके पास था, अब वो उसके पास यूजलेस ही पड़ा हुआ है, अब उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसके अलावा इस लाइन में पोइट ने एलूजन को भी काम में लिया है। एलूजन के बारे में आप नहीं जानते तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसके द्वारा पोइट किसी फेमस ऐतिहासिक घटना या किसी ऐतिहासिक व्यक्ति या फिर कोई ऐतिहासिक स्थान या फिर किसी साहित्य विशेष के किरदार या घटना की ओर रीडर का ध्यान ले जाना चाहता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। इस लाइन में एक वर्ड है टैलेंट। इस वर्ड के द्वारा पोइट अपना ध्यान पैरेबल ऑफ टैलेंट्स की ओर आकर्षित करना चाहता है। पैरेबल ऑफ टैलेंट्स एक स्टोरी है जो बाइबल के एक रिवाइज्ड वर्जन में है। इस वर्जन को न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। इसी न्यू टेस्टामेंट की फर्स्ट बुक, जिसे गॉस्पल ऑफ मैथ्यू कहते हैं, इस गॉस्पल ऑफ मैथ्यू बुक के चैप्टर 25 में ये स्टोरी है, जिसे पैरेबल ऑफ टैलेंट्स या फिर पैरेबल ऑफ मीनास भी कहते हैं। इस स्टोरी के बारे में अपने को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक दो बार पूछे भी गए हैं। इसके अलावा ये पोइम इस स्टोरी से प्रभावित भी है, तो इस स्टोरी को अपने ब्रीफ में जान लेते हैं। इस स्टोरी में क्या होता है कि एक बार एक मालिक होता है जिसके 3 नौकर होते हैं। एक बार मालिक को व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ जाता है। जाने से पहले वह अपने तीनों नौकरों को बुलाता है और तीनों नौकरों को उनकी काबिलियत के हिसाब से गोल्ड देता है, और वो इस गोल्ड को टैलेंट्स में देता है। वह पहले नौकर को 5 टैलेंट्स देता है, दूसरे नौकर को 2 टैलेंट्स देता है, वह तीसरे नौकर को 1 टैलेंट देता है। ये टैलेंट क्या होता था? ये टैलेंट एक वज़न का यूनिट होता था, जैसे ग्राम, किलोग्राम, पाउंड आदि, और ये एक टैलेंट लगभग 75 पाउंड के बराबर होता है। अब मालिक अपने नौकरों को जाने से पहले जो धन, जो सोना देता है, वो उनको इस धन को बढ़ाने के लिए देता है। अब तीनों नौकरों ने अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार इस धन को, यानी जो टैलेंट्स मालिक ने उनको दिए थे, उनको काम में लेते हैं। तो पहले नौकर ने इन 5 टैलेंट्स को व्यापार में लगाया, उसने 5 टैलेंट्स का मुनाफा कमाया, अब उसके पास में 10 टैलेंट्स हो गए। ठीक उसी प्रकार दूसरे नौकर ने भी इन 2 टैलेंट्स को अपनी काबिलियत के अनुसार व्यापार में लगाया, वो भी मुनाफे में रहा, उसने 2 टैलेंट्स के 4 टैलेंट्स बना लिए। लेकिन तीसरे नौकर के साथ क्या होता है कि उसने इस एक टैलेंट को जो मालिक ने दिया था, उसको खर्च होने के डर से या नुकसान होने के डर से कहीं पर इन्वेस्ट नहीं किया, कहीं व्यापार में नहीं लगाया। उसने इस एक टैलेंट को कहीं मिट्टी में दबा दिया और सोचा कि ये एक टैलेंट तो सही सलामत रहेगा। फिर बाद में क्या होता है, बहुत लंबे समय के बाद जब मालिक अपनी यात्रा से लौट कर आता है और अपने नौकरों से दिए गए टैलेंट्स का अकाउंट मांगता है, यानी हिसाब, लेखा जोखा, ये अकाउंट वर्ड आगे पोइम में भी आएगा। तो फिर पहला नौकर अपने मालिक के सामने आता है और कहता है, मालिक आपने मुझे 5 टैलेंट्स दिए थे, मैंने इनको डबल करके 10 टैलेंट्स बना दिए। ऐसा सुनकर मालिक बहुत खुश होता है, उसे शाबाशी देता है, उसे सच्चा, विश्वास पात्र, वफादार नौकर बताता है। फिर दूसरा नौकर आता है, वह भी उसे 2 टैलेंट्स की बजाय 4 टैलेंट्स देता है। तो मालिक और खुश होता है, उसे भी शाबाशी देता है और उसे भी एक सच्चा, विश्वास पात्र और वफादार नौकर बताता है। लेकिन जब तीसरा नौकर आता है और वो बोलता है कि उसने तो इस एक टैलेंट का कुछ नहीं किया, इसको मिट्टी में कहीं छिपा दिया था, तो मालिक को उस नौकर पर बहुत गुस्सा आता है, उसे डांटता है, उसे फटकारता है और उसे आलसी नौकर कहता है। वह उससे वो एक टैलेंट लेकर पहले वाले नौकर को दे देता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से इस कहानी का अंत हो जाता है। अभी के लिए इस कहानी ने शायद आपको बोर किया हो, लेकिन जैसे जैसे इस पोएम को आगे आगे पढ़ेंगे, ये स्टोरी इस पोएम को समझने में बहुत मदद करेगी। तो देखते हैं आगे। दो माई सोल मोर बैंड टू सर्व देयर विद माई मेकर। यद्यपि मेरी आत्मा का मेरे मेकर को सर्व करने का ज़्यादा झुकाव है, अर्थात कि मेरी आत्मा तो चाहती है कि मैं मेरे मेकर यानी गॉड, मेरे ईश्वर को, मेरी राइटिंग के टैलेंट को काम में लेकर मेरी काव्य रचनाओं को उनके समक्ष पेश करूं और उनको खुश करूं। यहाँ सोल का मतलब
आत्मा, बैंट का मतलब झुकाव होना, व सर्व का मतलब परोसना या पेश करना, व मेकर मतलब गॉड। इस लाइन में पोइट ने माई सोल मोर और माई मेकर में एलिट्रेशन को काम में लिया है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि जब भी मैं उनके सामने जाऊं तो अपना ट्रू अकाउंट यानी अपनी काव्य रचनाओं का लेखा जोखा उनको प्रेजेंट कर सकूं और वो मुझे डांटे फटकारे नहीं। यहाँ चाइल्ड का मतलब होता है डांटना या फटकारना। आगे देखते हैं, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। इन लाइन्स में पोइट कहता है कि जब भी मैं इस बारे में विचार करता हूँ तो अपने आप से एक मूर्खता भरा सवाल करता हूँ कि क्या गॉड एक ऐसे व्यक्ति से डे लेबर की मांग करेगा जिसे डे लेबर करने के लिए उसकी आंखों की रोशनी ने डिनाई कर दिया हो। कहने का अभिप्राय ये है कि पोइट अपने आप से मूर्खता भरा सवाल करता है कि क्या ईश्वर एक ऐसे व्यक्ति से पोइट्री राइटिंग के काम की उम्मीद करेगा जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो। यहाँ डे लेबर से मतलब दिन में किया जाने वाला काम, अर्थात पोइट के पोइट्री राइटिंग का काम। इसके साथ ही यहाँ पर डे उजाले या रोशनी का प्रतीक है, जबकि पोइट के जीवन में अब कोई उजाला या रोशनी नहीं है। उसके अंधा होने के कारण अब उसके लिए पूरी दुनिया में अंधकार छा गया है। वह यहाँ पर एग्जैक्ट का मतलब मांग करना, व फॉन्डली का मतलब मूर्खता भरा। इस लाइन में पोइट ने लेबर लाइट में एलिट्रेशन को काम में लिया है। आगे पोइट कहते हैं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। इन लाइन्स में पोइट ने स्वयं के पेशेंस को पर्सोनिफाई किया है और कहते हैं कि लेकिन मेरे पेशेंस यानी मेरे धैर्य ने इस बड़बड़ाहट को रोक दिया और शीघ्र ही जवाब दिया। पोइट के मन में जो असंतोष के भाव उठ रहे थे उनको पोइट ने मरमर यानी बड़बड़ाहट बताया है और उसके पेशेंस ने इसका क्या जवाब दिया। इस लाइन में पोइट ने पेशेंस टू प्रिवेंट में एलिट्रेशन को काम में लिया है। आगे देखते हैं, गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, अर्थात कि गॉड को इंसान के वर्क की या फिर उसके खुद के उपहार की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ वर्क से मतलब पोइट के पोइट्री राइटिंग वर्क से है। वह पोइट ने इसे गॉड के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट बताया। वह कहते हैं कि इस गिफ्ट की गॉड को कोई आवश्यकता नहीं है जिसे गॉड ने स्वयं उसे दिया है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, जो उनके द्वारा दिए गए यानी गॉड के द्वारा दिए गए उस हल्के वजन, उस मामूली से कष्ट या फिर उस हल्की सी परेशानी को जो सहन करते हैं वो ही उनको सबसे अच्छी सेवा देते हैं। बियर का मतलब होता है सहन करना। वह पोइट ने गॉड के द्वारा दिए जाने वाले उस हल्के वजन, उस मामूली से कष्ट या फिर उस हल्की सी परेशानी को माइल्ड योक बताया है। माइल्ड का मतलब होता है हल्का सा और योक लकड़ी का एक साधन होता है जिसे घोड़े के ऊपर लगाया जाता है, जिसके सहारे वो आसानी से बोझ ढोते हैं। इस प्रकार से पोइट ने अपने अंधे हो जाने को ईश्वर द्वारा दिया गया एक हल्का सा कष्ट या परेशानी बताया है और इसे पोइट ने माइल्ड योक बताया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे कहते हैं, हिज स्टेट इज किंगली, अर्थात उसका साम्राज्य तो किंगली है यानी उसका साम्राज्य तो एक राजा की तरह है। कहने का मतलब गॉड तो किंग है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, हजारों लोग या फिर कह सकते हैं हजारों सेवक उसके एक आदेश पर तीव्र गति से बिना किसी रेस्ट के लैंड एंड ओशियन को पार कर जाते हैं। पोस्ट का मतलब है ट्रेवल करना या पार करना, और वो तो उनके एक आदेश की प्रतीक्षा करते हैं जिसका वे तत्परता से पालन करते हैं। यहाँ पोइट ने सेवकों के द्वारा ईश्वर के दिए गए आदेश के पालन करने की गति को इतना तेज बताया है कि वो उनके आदेश पर ही तैयार हो जाते हैं। इसलिए उनके आदेश का पालन करने की स्पीड की तीव्रता को बिडिंग वर्ड से इंटेंसिफाई किया है और स्पीड को बिडिंग स्पीड बताया। बिडिंग का मतलब आदेश, यानी उनकी गति को इतना तेज बताया गया है जो आदेश पर काम करती है। अर्थात पोइट ने हाइपरबोली को काम में लेते हुए गति को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया है। आगे कहता है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो भी उनकी सेवा करते हैं जो उनके आदेश का इंतजार करते हैं और खड़े रहते हैं, अर्थात उनके आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। इस लाइन में पोइट ने सर्व हु ओनली स्टैंड में एलिट्रेशन को काम में लिया है। इसके साथ साथ पोइट ने इस लाइन में पैराडॉक्स को भी काम में लिया है। पैराडॉक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पोइट ने जो सिचुएशन बताई है उसमें विरोधाभास है,
क्योंकि जो लोग केवल प्रतीक्षा में ही खड़े रहते हैं वो भी गॉड को सर्व करते हैं। इसको अगर लॉजिकली देखा जाए तो इसमें विरोधाभास है, यानी पोइट ने पैराडॉक्स काम में लिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक करके ज़रूर जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।